कभी सोचा है कि रिश्तों में छोटी छोटी बातें, जैसे कि तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, या आज फिर लेट हो गए, ये कैसे अचानक एक बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने चिंगारी पर पेट्रोल ही डाल दिया हो। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करता है, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही, कह सकते हैं, पारंपरिक धारणा से होती है कि लड़कियों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। हाँ, कि अक्सर लड़कियों को ऐसी बातों पर गुस्सा आ जाता है जो लड़कों को बहुत मामूली लगती हैं। अब हम इस जेंडर वाले नजरिए को एक तरफ रखते हैं और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है, बल्कि इसको परखना है। ये लेख कहता है कि गुस्सा एक रिएक्शन है और असली मुद्दा उसके पीछे छिपी चोट, मतलब हर्ट की भावना है। अच्छा, तो हम इसी की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई गुस्सा हमेशा किसी दूसरी ज्यादा गहरी भावना का नकाब होता है। सही कहा। और ये स्रोत इसे संभालने के कुछ बहुत ही ठोस तरीके भी बताता है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को खोलकर देखते हैं। तो लेखक का कहना है कि जो गुस्सा हमें दिखता है वो असल में बस बर्फ के पहाड़ का सिरा है। बिल्कुल। असली वजहें तो पानी के नीचे छिपी हैं। हाँ, और इसमें गुस्से के 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है कोई बात दिल पर लग जाना, खासकर जब वो मजाक में या बिना सोचे समझे कही गई हो। और यहीं इरादे और असर के बीच का फर्क साफ दिखता है। मतलब कहने वाले का इरादा शायद बुरा न हो, लेकिन सुनने वाले को चोट पहुंची तो वो चोट तो असली है। सही बात है। और दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, लापरवाही महसूस होना, जैसे मैसेज देखकर घंटों जवाब न देना या कोई प्लान कैंसिल कर देना। हाँ, और इसे सीधे तौर पर ऐसा देखा जाता है कि रिश्ते में हमारी अहमियत कम हो रही है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और तीसरा कारण भी इसी से मिलता जुलता है, अटेंशन की कमी महसूस होना। मतलब ये एहसास कि पार्टनर अब पहले की तरह परवाह नहीं कर रहा। और चौथा, जो मुझे बहुत जरूरी लगा, वो है अपनी बात समझाने का मौका ही न मिलना, जब किसी को लगता है कि उसे सुना ही नहीं जा रहा। तो एक घुटन होती है, बेबसी होती है, और वो फिर गुस्से का रूप ले लेती है। इस मटेरियल में एक लाइन भी है, सुनने से पहले फील किया जाता है। अगर हम इन चारों वजहों को एक साथ देखें, मतलब चोट, लापरवाही, ध्यान की कमी और अनसुना महसूस करना, तो ये सब एक ही बड़ी बात की तरफ इशारा करती हैं। और वो क्या है? रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा की कमी महसूस होना। गुस्सा उस एक घटना के बारे में उतना नहीं है जितना इस बारे में है कि वो घटना रिश्ते के बारे में क्या संकेत दे रही है। ये एक तरह का अलार्म है कि हमारे बीच का कनेक्शन कमजोर हो रहा है, इस पर ध्यान दो। अच्छा, तो ये एक तरह का इमोशनल SOS सिग्नल है। तो फिर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब ये सिग्नल मिलता है? जो सबसे आम गलती है वो है जवाब में खुद गुस्सा हो जाना। तुम हमेशा ऐसे क्यों करती हो, या छोटी सी बात का पहाड़ क्यों बना रही हो? बिल्कुल। और ये तो आग में घी डालने जैसा है, क्योंकि जैसा कि लेख में कहा गया है, वहां लॉजिक नहीं, इमोशन काम करता है। मतलब आप एक भावनात्मक स्थिति में तर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त अगर आप तर्क देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को खारिज कर रहे हैं, उसे और भी अकेला और गलत महसूस होगा। तो अगर गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है? यहीं से ये चर्चा बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। लेखक इसे संभालने के लिए 5 कदमों का एक ढांचा देता है। पहला कदम बहुत सीधा है, उन्हें बोलने दें, बिना टोके। हाँ, बिना टोके, बिना सफाई दिए, बस खामोशी से सुने। लेखक एक लाइन भी सुझाता है, आई एम लिसनिंग, बताओ क्या हुआ, और कहता है कि ये एक वाक्य ही 50% तनाव खत्म कर सकता है। इस तरीके की ताकत वैलिडेशन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में है। वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि आप उनकी बात से सहमत हैं। अच्छा, अदेना, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है, तर्क मत करो, भावना को समझो। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अगर पार्टनर कहता है तुम बदल गए हो, तो इसका जवाब ये नहीं है कि नहीं, मैं तो वही हूँ, देखो मेरा शेड्यूल कितना बिजी है। इससे तो बहस और बढ़ेगी। बिल्कुल। इसके बजाय लेखक की सलाह है कि कहें, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऐसा महसूस नहीं कराना चाहता था। उसे वजह नहीं, भरोसा चाहिए। मतलब आप उसकी भावनात्मक सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, भले ही असलियत कुछ भी हो। एग्जैक्टली। आप समस्या से ज्यादा व्यक्ति और रिश्ते को प्राथमिकता दे रहे हैं। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। इसमें समय का सही इस्तेमाल करने की बात है। जब बहस के बाद खामोशी छा जाए तो कुछ देर रुककर एक छोटा और ईमानदार मैसेज भेजें। जैसे कि? जैसे, तुम जब नाराज होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता,
क्या हम बात कर सकते हैं? इस लेख के अनुसार ये मैसेज सीधे दिल पर असर करता है। यहाँ समय का अंतराल बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अ बिट ऑफ अ कूलिंग ऑफ पीरियड। जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो हमारा दिमाग का तार्किक हिस्सा ठीक से काम नहीं करता। तो थोड़ी देर की खामोशी, हाँ, वो दोनों को शांत होने का मौका देती है। उसके बाद भेजा गया एक सुलह का संदेश एक नई शुरुआत की तरह लगता है। सही बात है। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो नरमी दिखाने पर जोर देता है, और इसके लिए लेखक ने एक मैजिक लाइन दी है। मैजिक लाइन? हाँ, वो लाइन है, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुम्हारा गुस्सा भी मैटर करता है। दावा है कि ये लाइन 70% तक गुस्सा शांत कर सकती है। देखिए, मैं मैजिक लाइन जैसे शब्दों से थोड़ा सावधान रहूंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ, इस वाक्य के पीछे का मनोविज्ञान बहुत मजबूत है। ये वाक्य गुस्से को एक समस्या नहीं, बल्कि एक जरूरी जानकारी के स्रोत के तौर पर देखता है। मतलब आप कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। बिल्कुल, एक सिग्नल है कि हमारे रिश्ते में कुछ ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये बात ईमानदारी से कही जानी चाहिए, वरना ये चालाकी भरी लग सकती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि नीयत साफ होनी चाहिए। और आखिरी पांचवा तरीका, जिसे लेखक ने गेम ओवर मूव कहा है, वो सबसे सीधा है। अगर गलती आपकी है तो बिना किसी बहाने के उसे मान लें। ईगो को बीच में ना लाएं और कहें, हाँ ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। माफी मांगना, खासकर जब आप वाकई गलत हो, रिश्ते में भरोसा दोबारा बनाने का सबसे तेज तरीका है। ये दिखाता है कि आपके लिए अपना ईगो सही साबित करने से ज्यादा रिश्ता मायने रखता है। तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। बिल्कुल, ये सामने वाले को दिखाता है कि आप रिश्ते की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो ये 5 तरीके एक तरह का रोड मैप देते हैं। लेकिन क्या हमेशा बात करना ही सही है? लेखक ये भी बताता है कि कब पीछे हटना है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है या म्यूट मोड में चला गया है, तो उस वक्त लगातार कॉल या मैसेज करना उल्टा पड़ सकता है। ऐसे में उसे थोड़ा स्पेस देना ही बेहतर है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब बात करनी है और कब खामोश रहना है। मतलब स्पेस देने का मतलब हार मानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सामने वाले को अपनी भावनाओं को संभालने का मौका देना। और अगर हम इन झगड़ों को होने से ही रोकना चाहें तो लंबे समय के लिए क्या करना चाहिए? लेखक इसे 3 शब्दों में समेटता है: प्रायोरिटी, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी। प्राथमिकता, सम्मान और स्पष्टता, ये 3 असल में रिश्ते की नींव हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, प्राथमिकता का मतलब है अपने पार्टनर को ये महसूस कराना कि वो आपके जीवन में जरूरी हैं। सम्मान मतलब उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देना, भले ही आप उनसे सहमत न हो। और स्पष्टता? स्पष्टता मतलब खुला और ईमानदार संवाद। अगर ये 3 चीजें रिश्ते में मौजूद हैं, तो आप एक तरह का इमोशनल बैंक अकाउंट बना रहे हैं। जब कभी गलतफहमी होती भी है, तो इस अकाउंट में जमा भरोसा उस कमी को पूरा कर देता है। और बात बड़े झगड़े तक नहीं पहुंचती। हाँ, तो कुल मिला के आज हमने इस मटेरियल के जरिए गुस्से को एक अलग नजरिए से देखा। एक समस्या के तौर पे नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक सिग्नल के तौर पे। हाँ, हमने तर्क की जगह भावनाओं को समझने और उन्हें मान्यता देने पर आधारित कुछ व्यवहारिक तरीकों की भी पड़ताल की। बिल्कुल। इस लेख ने भावनात्मक सत्यापन पर जोर देकर तनाव कम करने का एक साफ रास्ता दिखाया है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल? ये तरीके किसी एक झगड़े को सुलझाने के लिए बहुत असरदार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर कोई ये कैसे तय करे कि ये एक बार की चोट है जिसे समझने की जरूरत है, या फिर ये गुस्से का एक पैटर्न है? मतलब ये किसी गहरी समस्या का संकेत भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ये रिश्ते की बुनियाद में किसी गहरी समस्या, जैसे असंगत उम्मीदों या संवाद के टूटे हुए तरीकों का संकेत दे रहा हो। कभी-कभी सिर्फ मनाने के तरीके सीखना असल मुद्दे को नजरअंदाज करने जैसा हो सकता है। तो ये फर्क करना कि कब घाव पर मरहम लगाना है और कब सर्जरी की जरूरत है, शायद एक स्वस्थ रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते